नमस्ते बच्चों। आज हम पार्ट 3 रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया पढ़ेंगे, जो कि 39 पेज पर है। 39 पेज से शुरू करेंगे। तो पेज नंबर 39 से शुरू करते हैं। गोपाल प्रसाद, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं। तो जो लड़के के पिता हैं वो इस तरह से सभी बातें उमा से पूछते हैं। उमा चुप, रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है। उसी तरह गर्दन झुकाए गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप सकपकाते हैं। यानी कि वो पूछते हैं तो वो कोई जवाब नहीं देती, तो उन्हें एकदम से थोड़ा गुस्सा आ जाता है। रामस्वरूप, जवाब दो उमा। गोपाल प्रसाद से, शर्माती है, जरा शर्माती है। इनाम तो इसने, वो इस तरह से उस बात को पूरा करना चाहते हैं। गोपाल प्रसाद जरा रूखी आवाज में, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। तो वो थोड़े गुस्से में हैं, लड़की को देखने आए हैं, लड़के वाले हैं, तो थोड़ा इस तरह से दिखाना चाह रहे हैं कि हम सभी पूछताछ करें, और वो आगे से बोल नहीं रही तो उसको बोलना चाहिए। रामस्वरूप, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो न। तो रामस्वरूप जी अपनी बेटी को कहते हैं कि क्या पूछ रहे हैं आपसे, आप जवाब दो। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा मतलब वो एकदम से चौंक जाते हैं कि उमा किस तरह से जवाब दे रही है। उमा, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या उनके चोट नहीं लगती, क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर। मतलब वह गुस्से में हो जाती है, क्योंकि वो जिस तरह से प्रश्न पूछते हैं और हर चीज का इस तरह से कि लड़की को देखने आए हैं, सारी बातें लड़की से ही पूछी जाएं, लड़का क्या करता है वो सब कुछ वो नहीं देख रहे। गोपाल प्रसाद ताव में आकर एकदम से गुस्से में आ जाते हैं। बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। उमा तेज आवाज में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। और जरा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। यानी कि उमा को उसके बारे में ये सब चीज़ें पता था। तो सोचती है उमा कि जिस पिता का ऐसा बेटा है, वह भी लड़की को किस तरह से पूछताछ करके और किस तरह से देखभाल कर अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति करना चाह रहे हैं, और कि हमें लड़की अपने हिसाब से मिलनी चाहिए, हमें हमारे इच्छा के अनुसार लड़की मिलनी चाहिए। तो वो ये नहीं देख रहे कि हमारा लड़का कैसा है। शंकर बाबूजी चलिए, शंकर जो लड़का होता है वो बाबूजी से चलिए, क्योंकि अब उस लड़के की पोल खुलने वाली है सारी। गोपाल प्रसाद, लड़कियों के हॉस्टल में, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? तो गोपाल प्रसाद एकदम से, लड़कियों के हॉस्टल में, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? मतलब उसको ये नहीं पता कि वो लड़की कॉलेज में पढ़ी है, और वह एकदम से चौंक जाता है कि तुम लड़कियों के कॉलेज में, हॉस्टल में। तो वो सोचता है कि ये लड़की कॉलेज तक पढ़ी हुई है। रामस्वरूप चुप। उमा, जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है।
मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। यानी कि वह लड़के के पिता के सामने लड़के की सारी पोल खोलते हैं, तो लड़के की पिता की इज्जत किस तरह से जाती है और वह यह बात बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो वो ये एकदम से जाने का और वहाँ से निकलने का ड्रामा करते हैं। राम स्वरूप, उमा उमा। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका। बाबू राम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया, यानी कि मेरे साथ धोखा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है, यानी कि लड़की 10वीं तक पढ़ी है और आपकी बेटी बीए पढ़ी है, तो ये एक धोखा किया है मेरे साथ। लाइए, मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ, बैग ढूंढ कर उठाते हैं। बीए पास, ओफो, गजब हो जाता है, झूठ का भी कोई कुछ ठिकाना है। आओ बेटे चलो। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा, जी हाँ, जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन है, बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा और उनके लड़के के रुलासापन दोनों बाहर चले जाते हैं, यानी कि अब उनके बेटे की पोल खुल रही है। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा और उनके लड़के के रुलासापन दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू राम स्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना, और वो प्रेमा जो उमा की माँ होती है उसको घबराहट हो जाती है। बेटा प्रेमा, उमा रो रही है। प्रेमा जो माँ है वो पूछती है कि उमा तुम रो रही हो। यह सुनकर रामस्वरूप खड़े होते हैं। रत्न कहाँ आता है? रतन, बाबूजी, मक्खन, सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिरता है। यानी कि यहाँ यह नाटक खत्म होता है और किस तरह से होता है कि वो गुस्से में आकर और पिता और बेटा वहाँ से नाराज होकर चले जाते हैं, क्योंकि लड़की ने 2 शब्द बोल दिए। और जो हमारा समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है। लड़की को तो सब बातें सुननी चाहिए, सुने तो ठीक है, अगर वह कुछ बोलती है सही बात को भी तो भी उसको नहीं समझा जाता। तो लड़का सारी चीज़ें अपनी पसंद से चाहता है, लेकिन लड़की की कोई पसंद नहीं, कुछ बात नहीं। तो आज का समाज हमारा बदल चुका है। लड़कियां हमारी पढ़ लिख कर लड़कों से भी आगे आ रही हैं और वह भी अपनी लड़कों की तरह से ही अपनी सब चीज़ों को पूछ सकती हैं और मांग सकती हैं। और लड़के भी, लड़कियां ही एजुकेशन शिक्षा प्राप्त करने के बाद लड़कियां भी दहेज का विरोध कर सकती हैं, क्योंकि आज का समाज बिल्कुल बदल चुका है। लड़कियों को भी माँ बाप लड़कों के जैसे पढ़ा लिखा रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, तो उनको भी स्वयं लड़कियों को ही दहेज के विरुद्ध कदम उठाना चाहिए। तभी यह दहेज और इस तरह की जो कुप्रथाएं हैं वह बंद होंगी। तभी सबसे पहले लड़कियों को ही इस तरह के कदम उठाने चाहिए। तो बहुत अच्छा नाटक है और इसको अच्छी तरह से पढ़ो, समझो और पूरे नाटक की अच्छी तरह से रीडिंग करना। और जो भी आपको कुछ पूरे उसमें नाटक में समझ ना आए तो पूछ लेना। और जो वीडियो मैंने जो भेजी है सपोर्टिव वीडियो, उसमें बिल्कुल क्लियरली बहुत अच्छा नाटक दिखाया गया है, उसको ज़रूर ध्यान से देखना और समझना, तो आपको पाठ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अब हम करते हैं अभ्यास के प्रश्न।
सारे प्रश्न उत्तर आपको साथ साथ नोटबुक में लिखने हैं। नोटबुक में साफ सुंदर और साथ लिखना, क्योंकि लास्ट टाइम सेमेस्टर 1 से पहले जो हमने पीडीएफ वगैरह भेजी हैं, तो बच्चों ने लास्ट टाइम तक पीडीएफ दोबारा से मांगी है मैम, प्रश्न उत्तर नहीं हुए हैं फर्स्ट लेसन के, सेकंड के। तो इस बार साथ साथ आपको ये काम कंप्लीट करना है, नहीं तो आगे से आपको इस तरह से पीडीएफ नहीं मिलेंगे। आपको ध्यान देना है, समय पे अपना काम पूरा करना है। हाँ, कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सबसे पहले हम करेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय हमारे व्याकरण में चैप्टर है, तो हम हर चैप्टर में जो भी उपसर्ग और प्रत्यय निकलते हैं हम उनको भी फेयर कॉपी में लिखेंगे और साथ साथ उनको याद करेंगे, क्योंकि व्याकरण में कोई पर्टिकुलर शब्द नहीं है कि यही शब्द आएंगे, कहीं से भी कोई शब्द आ सकता है। तो आप इन सब का अभ्यास करते रहें। अधीर ए उपसर्ग और धीर प्रत्यय मूल शब्द। बेगार में बे उपसर्ग और गार मूल शब्द। बेबस बे जमा बस। पुनर्वास पुनर रे आधा है वास, पुनर्वास। फिर है प्रत्यय मालकिन मालिक जमा इन, इसमें इन प्रत्यय है, ये लास्ट वाले प्रत्यय हैं। अब जो आपके एग्ज़ाम हुए हैं उसमें बहुत से बच्चों ने उपसर्ग और प्रत्यय में सही शब्द नहीं लिखे हुए। काफ़ी बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से उपसर्ग प्रत्यय किए हुए हैं। पूजा वाली पूजा जमा वाली, तो वाली प्रत्यय है। चतुराई चतुर जमा आई। तल्लीनता तल्लीन जमा ता। खरीदार खरीद जमा दार। कायरता कायर जमा ता। नौकरानी नौकर जमा आनी। रुलासापन रुलासा जमा पन। तो ये आपके उपसर्ग प्रत्यय हैं, ये भी आपको फेयर नोटबुक में लिखने हैं और याद भी करने हैं। फिर है आपके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्क संगत है? राम स्वरूप उत्तर, राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद का अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करना उचित नहीं है, बल्कि यह अतीत का महिमा मंडन है। आज समाज के हर क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन आए हैं। समय परिवर्तनशील है। समय के साथ साथ सोच विचार तथा देखने के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आया है। आज रुपए की मूल्य वृद्धि के साथ साथ उत्पादन क्षमता बढ़ी है। हर चीज में क्रांति आई है। शिक्षा के क्षेत्र में भी लड़कियां लड़कों से आगे निकल आई हैं। एकांकी में भी यह बताया गया है कि लड़कियों ने पुरुषों से के एकाधिकार को तोड़ दिया है। समय की मांग भी यही है, इसलिए कभी भी अपने समय की तुलना वर्तमान समय से नहीं करनी चाहिए। तो हमें पुरानी जो चीज़ें हैं, महिमा मंडल का अर्थ है कि जो हमारा प्राचीन समय, जो हमारा पुराना समय बीत चुका है, उन चीज़ों का गुणगान हमें अब नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले के समय में और आज के समय में बहुत परिवर्तन है, हर क्षेत्र में परिवर्तन है। तो इसलिए हमें पहले के समय की अब तुलना नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस विवशता को उजागर करता है? उत्तर, राम स्वरूप ने अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाई, पर विवाह के लिए उसे छिपाना उनकी मजबूरी बन गई। लड़की के पिता को लड़के और उसके पिता की इच्छा के अनुसार चलना पड़ता है। गोपाल प्रसाद उच्च शिक्षित बहू नहीं चाहते और राम स्वरूप उनके
लड़के से अपनी बेटी का रिश्ता तय करना चाहते हैं, अतः वे अपनी बेटी की उच्च शिक्षा संबंधित तथ्यों को छिपाते हैं ताकि बेटी की उच्च शिक्षा उसके विवाह में बाधक न बने। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 3, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की उपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है। उत्तर, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप अपनी बेटी उमा से इस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे थे कि वह सरल स्वभाव की थी, सीधी सादी, शांत रहने वाली, कम पढ़ी लिखी लगने वाली लड़की की तरह लगे। उनका ऐसा सोचना उचित नहीं है। लड़की कोई भेड़ बकरी या कुर्सी मेज नहीं है, उसका भी हृदय होता है। उसका उच्च शिक्षा पाना कोई अपराध नहीं है, बल्कि यह उसके व्यक्तित्व की बहुत बड़ी विशिष्टता है। उसे शिक्षित और पढ़ी लिखी लड़कियों की तरह ही व्यवहार करने देना चाहिए। क्वेश्चन 4 गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखें। उत्तर, लेखक के मतानुसार दोनों ही अपराधी की पंक्ति में आते हैं। गोपाल प्रसाद विवाह की पवित्रता को नहीं समझते। वे इसे एक बिजनेस यानी कि व्यापार की तरह लेते हैं और सौदा तय करने से पहले तरह तरह की जांच पड़ताल करते हैं। रामस्वरूप अपनी बेटी को उच्च शिक्षा तो दिलवाते हैं, पर उसे गोपनीय रखते हैं, यानी कि छिपा कर रखते हैं उस बात को। बेशक यह उनकी मजबूरी है। हमारे विचार से उन्हें ऐसे परिवार में रिश्ता तय करने का प्रयास ही नहीं करना चाहिए था जहां लड़की की शिक्षा का सम्मान न हो। जब किसी बात को समाज में छिपाया जाता है तब वह स्वयं ही अपना महत्व खो देती है। उच्च शिक्षा दिलाकर पिता ने कोई अपराध नहीं किया। रामस्वरूप व्यर्थ ही अपराध भावना के शिकार बन गए हैं। यानी कि उच्च शिक्षा दिलवाना कोई पाप नहीं है, अपराध नहीं है, और फिर ऊपर से हम उसको छिपा और रहे हैं, तो यह सही नहीं है। प्रश्न 5, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? उत्तर, रीढ़ की हड्डी स्त्री अशिक्षा जैसी सामाजिक बुराइयों पर आधारित एकांकी है। पुरुष पात्रों में प्रमुख पात्र शंकर है, जिसकी रीढ़ की हड्डी झुकी हुई है। वह स्त्री शिक्षा विरोधी पिता का आज्ञाकारी पुत्र है, जो दकियानुसी विचारों वाला है। वह कायर और डरपोक है। वह अपना निर्णय स्वयं नहीं ले सकता। पिता जो कहते हैं वह चुपचाप मान लेता है। वह चरित्रहीन भी है। तो उसके अंदर ये सारी कमियां हैं। इन कमियों के होते हुए भी वह एक किस तरह की लड़की को ढूंढ रहे हैं और कितने प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, वह अपने लड़के को नहीं देख रहे हैं। प्रश्न 6, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। समाज को उमा जैसे व्यक्तित्व की जरूरत है। वह साहसी और स्पष्ट वक्ता है। वह समाज के ठेकेदारों की कलई खोल सकती है और उन्हें आईना दिखा सकती है। वह शिक्षित और सभ्य लड़की है। पुरुष प्रधान समाज में नारी की दशा दयनीय तब तक रहेगी जब तक नारी शिक्षित होकर अपने अधिकारों के लिए जागरूक नहीं हो जाएगी। यह उचित है कि बच्चों को अपने माता पिता की भावनाओं की कदर करनी चाहिए, लेकिन जब माता पिता की भावनाएं उनके भविष्य को अंधकार में धकेल रही हों तो उनका प्रतिकार करना ही उचित है। यानी कि उनको उन चीज़ों के बारे में बताना ही ठीक है। शंकर जैसे लड़के अपने माता पिता को समाज में नीचा दिखाने का कार्य करते हैं। उमा जैसे व्यक्तित्व वाली लड़की के माता पिता को गर्व होना चाहिए, क्योंकि वह समाज तथा अपने अधिकारों के प्रति सजग है। समाज तभी उच्च तथा श्रेष्ठ होगा जब उमा जैसे व्यक्तित्व वाली लड़कियां होंगी। प्रश्न 7,
रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर, रीढ़ की हड्डी एकांकी का शीर्षक सर्वथा उपयुक्त और सार्थक है। शरीर में रीढ़ की हड्डी शरीर को सीधा रखती है और व्यक्तित्व प्रदान करती है। यही स्थिति समाज की भी है। शंकर जैसे युवक रीढ़ विहीन है, यानी कि उनको रीढ़ की हड्डी नहीं है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व चरित्रहीन और परजीवी है। तभी शंकर को बिना बैकबोन कहा जा रहा है। शीर्षक एकांकी की भावना को व्यक्त करने में पूर्णतः समर्थ है। प्रश्न 8, कथास्तु के आधार पर आप किसी एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? उत्तर, कथास्तु के आधार पर हम उमा को इस एकांकी का प्रमुख पात्र मानते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि इसी नारी पात्र के माध्यम से लेखक अपनी कथा को गति प्रदान करता है। उमा द्वारा व्यक्त विचार लेखक ने अपने हैं। उमा द्वारा व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं। उमा अपने सशक्त व्यक्तित्व का परिचय देकर दूसरे सभी पात्रों पर भारी पड़ता है। कथा वस्तु का समस्त आयोजन उसी के लिए होता है। वह कथा की केंद्रीय धुरी है जिसके इर्द गिर्द समस्त कथा चक्र घूमता है। प्रश्न 9, एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। रामस्वरूप उमा के पिता हैं। वे एक मजबूर पिता लगते हैं जो अपनी बेटी की शादी किसी भी कीमत पर शंकर से करवाना चाहते हैं। वे उमा की शिक्षा की बात को छिपाते हैं, समाज से डरते हैं। उन्हें डर है कि उमा को देखने आने वाले लड़के तथा उसके पिता ने यदि उसे नापसंद कर दिया तो रिश्तेदार और समाज क्या कहेगा। अपनी बेटी को दिखावा करने तथा झूठ बोलने के लिए कहते हैं। इससे पता चलता है कि वे डरपोक, दकियानुशी तथा विवश पिता हैं। गोपाल प्रसाद शंकर के पिता हैं। लड़के के पिता होने के कारण उन्हें घमंड है। उन्हें ऐसी बहू चाहिए जो कम पढ़ी लिखी हो, जिस पर वे अपनी मनमानी कर सकें। उन्हें सुंदर लेकिन बिना पढ़ी लिखी गुड़िया बहू चाहिए। वे लालची, स्वार्थी तथा ढोंगी हैं। शादी को व्यापार मानते हैं जिसमें वे केवल अपना मुनाफा चाहते हैं। प्रश्न 10, एकांकी का क्या उद्देश्य है? लिखिए। रीढ़ की हड्डी एकांकी का मुख्य उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस एकांकी में इन लोगों की कलई खोली गई है जो लड़कियों को भेड़ बकरियां या फर्नीचर मानते हैं। यह एकांकी लड़कियों के स्वतंत्र व्यक्तित्व की रक्षा करती जान पड़ती है। यह एकांकी दो मुही व्यक्तित्व वाले लोगों का पर्दाफाश करती है और चरित्रहीन लोगों को रीढ़ विहीन बताती है। प्रश्न 11, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? उत्तर, समाज में महिला वर्ग को उच्च सम्मान दिलाने हेतु हम निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं। नंबर 1, परिवार तथा समाज में महिलाओं को उचित सम्मान दिलाने का प्रयास कर सकते हैं। नंबर 2, समाज के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं के उचित प्रतिनिधित्व के लिए संघर्ष कर सकते हैं। नंबर 3, महिलाओं को पिता अथवा पति की संपत्ति में उनका हक दिलाकर उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। नंबर 4, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में महिलाओं की मदद कर सकते हैं। तो ये थे आपके सभी अभ्यास के प्रश्न। तो ये सभी प्रश्न उत्तर और उपसर्ग प्रत्यय आपको नोटबुक में लिखने हैं, साफ सुंदर राइटिंग में, और साथ साथ इनको याद भी करते रहना।